दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 18 जनवरी 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बुल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे गजा में सीज फायर के ऐलान के बाद पहली बार यमन ने किए इजराइल और अमेरिकी नेवी पर हमले। इतवार को दोपहर 12:15 बजे से रुक जाएगी जंग। हर इजरायली के बदले रिहा होने वाले फलस्तीनियों की तादाद और ज्यादा बढ़ी। डोनाल्ड ट्रंप ही हैं इजराइल में हुए सौदे के सरताज। हमास के सीनियर लीडर ने कर दिया साफ। रिहा होने वाली 5 इजरायली फीमेल फौजियों की तस्वीर आई सामने। इजरायली अस्पतालों को मिली गाइडलाइंस, सभी फीमेल हॉस्टेजेस का होगा प्रेगनेंसी टेस्ट। और रूस और ईरान में तारीखी डील, पूरे रीजन का बदल सकता है चेहरा। सवाल खैर दोस्तों, शुरुआत यमन की खबर से। यमन के हाउथीज ने इजराइल के कब्जे वाले ठिकानों और रेड सी में अमेरिकी नेवी के जहाजों पर एक बार फिर से हमलों का दावा किया है। यमनी आर्म फोर्सेस के स्पोक्सपर्सन ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने जुमे को इजरायली और अमेरिकन टारगेट्स पर कई मिलिट्री ऑपरेशंस अंजाम देने का ऐलान किया। ये इजराइल के कब्जे वाले इलाकों और रेड सी में अंजाम दिए गए तमाम हमले। अपने बयान में ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने यह वजाहत की कि एक मिलिट्री ऑपरेशन साउथ इजराइल में अल रश की एक अहम इजरायली साइट को निशाना बनाने के लिए किया गया। यह ऑपरेशन 4 क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल करके अंजाम दिया गया। क्रूज मिसाइल्स का, और अपने ऑब्जेक्टिव्स को कहते हैं, दावा किया याहिया सारी के कामयाबी से इन मिसाइल्स ने अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने टारगेट को हासिल कर लिया। बयान में यह भी तफसील दी गई कि यमनी एयरफोर्स ने 2 मजीद ऑपरेशंस अंजाम दिए। पहला ऑपरेशन ड्रोन्स के जरिए याफा शहर में हुआ, जबकि दूसरा इजराइल के कब्जे वाले अस्कलान के एक स्ट्रेटजिक इजरायली मकाम को ड्रोन के जरिए निशाना बनाते हुए अंजाम दिया गया। यानी कुल जमा इजराइल पर 3 हमले हुए। याहिया सारी का दावा है कि दोनों ऑपरेशंस कामयाब रहे। इस दौरान यमनी नेवल फोर्सेस ने एक चौथा ऑपरेशन अंजाम दिया। यह इजराइल के खिलाफ नहीं था। यह रेड सी में मौजूद अमेरिकी नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी ट्रूमैन को निशाना बनाते हुए किया गया। अभी आपको याद होगा कि इसी हफ्ते में तीसरी बार हमले का दावा किया गया है इसी एक एयरक्राफ्ट कैरियर पे। इस हमले में कई ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ, याहिया सारी ने बताया, और कहा कि एयरक्राफ्ट कैरियर के इस इलाके में पहुंचने के बाद से इस ट्रूमैन के खिलाफ यमन का ये 7वां ऑपरेशन था। अब कुछ बड़ी खबरें यहीं से ले लेते हैं। हेडलाइंस देख लीजिए, खबर सारी समझ में आ जाएगी। इजरायली मीडिया ने प्रिजनर एक्सचेंज डिटेल्स रिवील की हैं। उनका खुलासा किया है, उनके सामने, दुनिया के सामने रखा है। और ये फेज जो है, फेज 1 जो इस सीज फायर का है, वो संडे की शाम 4 बजे से जो है इसमें प्रिजनर एक्सचेंज होने लगेंगे। हालांकि ये दोपहर में शुरू हो जाएगा। ये बताया गया है कि दोपहर 12:15 बजे से ये सीज फायर होगा और फिर शाम 4 बजे को इस सीज फायर की पहली हरकत दिखेगी, जब इजरायली फीमेल होस्टेज को रिहा किया जाएगा। तो इसमें काफ़ी बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल हैं। हमें उसके लिए शायद, अगर आपको दिलचस्पी होगी, बता दीजिएगा। उसके लिए एक अलग से बनाया जाएगा प्रोग्राम। दोपहर 12:15 बजे इम्प्लीमेंट होगा ये सीज फायर, और 3 इजरायली औरतें शाम को 4 बजे छोड़ी जाएंगी। सर आगे बढ़ते हैं, एक और हेडलाइन का जिक्र कर लें। सोर्सेस के हवाले से अल-मायदीन ने लिखा है कि हर इजरायली कैदी के बदले 50 फ़लस्तीनियों को रिहा किया जाएगा। ये सोर्सेस के हवाले से खबर आई है। इससे पहले जो हमारे पास खबर थी, जो डिटेल हमने आपको बताई थी, वो भी इन्हीं अखबारात के ज़रिए थी, जिससे जब डिवीज़न किया तो पता ये चला कि हर इजरायली के बदले 30 फ़लस्तीनी छोड़े जा रहे हैं। लेकिन शायद हमास ने कुछ ज़्यादा ही चढ़कर डील की है, अगर इस सोर्स की बात सही निकली। एक इजरायली के बदले 50 फ़लस्तीनियों की रिहाई अपने आप में बहुत बड़ी है। ये डिमांड शुरू से थी, जिस पर इजराइल बिल्कुल राज़ी नहीं था। फिलहाल देखते हैं कि इसमें पहले मरहले में ये कहा जा रहा है, सोर्स ने ये बताया है कि सबसे हर औरत के बदले, और या हर बच्चा जो होस्टेज है इजराइल का हमास के पास, उसके बदले में 30 फ़लस्तीनी कैदी छोड़े जाएंगे, जिसमें औरतें भी शामिल होंगी फ़लस्तीनी। और ये कहा गया है कि हर एक बुजुर्ग जो 50 साल से ऊपर का है इजरायली कैदी हमास के पास, उसके बदले में 30 बुजुर्ग छोड़े जाएंगे। तो इस तरीके से डील हुई, और इसके आगे भी कई डिटेल्स हैं जो हम आपको अलग से दे सकते हैं। खैर, रफा क्रॉसिंग के बारे में ये हेडलाइन है कि जब ये कैप्टिव्स हैंड ओवर कर दिए जाएंगे, इजराइल के कैप्टिव्स
यानी होस्टेजेस हैंड ओवर करने के 14 दिन बाद रफा क्रॉसिंग खुलेगी। गजा का दूसरी दुनिया से कांटेक्ट वापस रिज्यूम हो जाएगा, ये भी सोर्सेज ने कहा है। यानी 14 दिन पहले फेज में होस्टेजेस की आज़ादी के 14 दिन बाद रफा क्रॉसिंग खोली जाएगी। जहां तक है, ये तमाम होस्टेजेस की आज़ादी के 14 दिन बाद खोली जाएगी, ताकि उन्हें ये लगे, इजराइल को ये यकीन हो जाए कि किसी भी होस्टेज को, एक दो को रोककर दूसरे मुल्क में नहीं पहुंचाया जाएगा कि हमेशा के लिए एक अलग मुल्क मांग लें ये लोग और उसके बाद उसे रिहा करने की बात कहें, या कोई ऐसी डिमांड जो अननेसेसरी हो जाए। इजराइल ऐसा रिस्क लेगा नहीं वैसे, कि पहले फेज़ के बाद, सारे होस्टेजेस की रिलीज़ के बाद ही वो रफा क्रॉसिंग खोलेगा। डोनाल्ड ट्रंप के बिना गजा में सीज फायर नहीं हो पाता। ये आदिल खान आज़ाद नहीं कह रहा, बल्कि हमास के सीनियर लीडर कह रहे हैं जो इंटरनेशनल मामलों को देखते हैं। और उन्होंने ये बात खुले तौर पर पूरी दुनिया के सामने टीवी पर कही। उन्होंने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप होते नहीं, ये डील नहीं होती, ये जंग चलती रहती। वो जो प्रेशर उन्होंने और उनके जो एनवॉय थे उसने मेंटेन किया है, उसके आगे नेतन्याहू को झुकना पड़ा है। गजा सीज फायर डील विद इजराइल ओड टू ट्रंप, इसका पूरा श्रेय, इसका सेहरा जाता है डोनाल्ड ट्रंप। और इनके बारे में हम आपको बता दें, ये जो है, इनका नाम बासेम नईम है। ये हमास के हेड हैं पॉलिटिकल और इंटरनेशनल रिलेशंस के। पॉलिटिकल और इंटरनेशनल रिलेशंस एक विंग होगा जिसमें दूसरी दुनिया से या दूसरे ममालिक से जो ताल्लुकात कायम किए जाते हैं, या जो प्रॉपर एक चैनल क्रिएट किया जाता है कम्युनिकेशन का, उसको ये देखते हैं। तो एक तरीके से यूँ समझ लीजिए विदेश मंत्री हैं, अगर ठर्रा ज़ुबान में कहें तो ये हैं बिल्कुल देसी ज़ुबान में। तो बासिम नईम ने कहा है कि मिस्टर विटकॉफ जो एनवॉय थे डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से मैनेज किया है इस पूरी डील को। और उन्होंने उनकी एक लाइन सुनी, आई कुडंट इमेजिन दैट दिस कुड बी पॉसिबल विदाउट द प्रेशर ऑफ द इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन लेड बाय प्रेसिडेंट ट्रंप। कि मैं ख्याल और खुमार में भी नहीं सोच सकता कि डोनाल्ड ट्रंप के बिना ये मुमकिन हो पाता। चलिए बढ़ते हैं आगे सर। एक बात ये, ईरान के जो लीडर्स हैं या ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ख़ास तौर से अब्बास अराक्ची, उनसे हमास के लीडर जो इस वक्त टॉप मोस्ट लीडर हैं, जिन्होंने सीज़ फायर डील का ऐलान भी किया था, खलील अल-हैया, उन्होंने बात की। और ये कल की खबर है हालांकि, और उन्होंने ये बताया अब्बास अराक्ची को, खलील अल-हैया ने, कि भाई हमने ऐसे ऐसे इन शराइत पर डील की है, ये होगा और ये हमको गारंटी दी गई है। और बोले प्लान बी के बारे में भी आपको बताया देते, ये है। तो कुछ ना कुछ बहुत सी चीज़ें हैं जो डिस्कस हुई होंगी खलील अल-हैया और अब्बास अराक्ची के बीच, जो कभी भी मीडिया में नहीं आएंगी। फिलहाल हमास और ईरान का कांटेक्ट हो रहा है। अगले बढ़ते हैं आगे। ये हैं वो 8, ये 4 वो फौजी हैं, फीमेल फौजी, जो हमास की कैप्टिविटी में हैं। बताया जा रहा है कि ये फीमेल सोल्जर्स हैं, अब ये घर आएंगी 1 साल के बाद हमास की कैद से। इनमें आप नाम देख ही रहे हैं, करीना आरिफ हैं, डेनिलिया गिल्बोआ है, लिली अलबाग है। लिली का तो वो आया भी था वीडियो डांस करते पे, बहुत मशहूर हुई थी। आगम बर्गर हैं, ये इनकी नॉर्मल सूरत है नीचे, और ऊपर जब ये कैप्टिविटी में थी, जब ले जाई गई थी इजराइल से, तब की इनकी तस्वीर है। ये सब लोग अब जल्द से जल्द रिहा होने वाली हैं, और इनके साथ और भी फीमेल्स रिहा होने वाली हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि रिहा होते ही अपने घर जाएंगी, पहले इन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा जांच के लिए, ताकि इनका जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का पता लगाया जा सके। और इनके प्रेगनेंसी टेस्ट होंगे हर लड़की हर औरत के। कहीं ऐसा ना हो कि हमास की कैद में रहते रहते ये लोग प्रेग्नेंट हो गई हों, या इनके अंदर कोई सेक्सुअली कोई डिजीज़ ट्रांसमिट हो गई हो। तो ये टेस्ट अपने आप में मुझे लगता है कि कैदियों के कराए जाने ठीक तो नहीं है, लेकिन ये फिर भी उनका एक प्रोटोकॉल है। इजरायली अस्पतालों को इस बाबत गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, ये द टाइम्स ऑफ इजराइल ने बताया है। खैर, आप इस खबर को और भी तरीके से अपने आप सोच सकते हैं। जस्टिस मिनिस्ट्री रिलीज नेम्स ऑफ अब जो पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स रिलीज होंगे, आज़ाद होंगे, रिहा होंगे, उनको लेकर इजराइल की जस्टिस मिनिस्ट्री ने नाम रिलीज कर दिए हैं।
آپ کہیں گے اس خبر میں کیا ہے؟ اس خبر میں یہ ہے کہ ان میں کئی نام ایسے ہیں جن کو لے کر اسرائیل اور بنجامن نیتن یاہو یہ کہتے تھے کہ تا قیامت تک ہم ان کو ریلیز نہیں کریں، اسے تو ریلیز نہیں کریں گے، اس کمروا کو نہیں کریں گے، نہ ادریس کو نہیں کریں گے، لیکن سب کو، قمر کو بھی، ادریس کو۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون کون لوگ چھوٹتے ہیں جو بالکل بھی اسرائیل کو پسند نہیں تھے، اسرائیلی حکومت کو، لیکن چھوڑنا پڑے گا۔ بائیڈن کا ایک انٹرویو کل مشہور ہو رہا ہے، کل سے MSNBC کو انہوں نے انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ جب 7 اکتوبر کے حملے کے بعد میرا بنجامن نیتن یاہو سے ملنا ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ بی بی تم ایسے اس طریقے سے اس کمیونٹی کے، اس غزہ کے لوگوں، فلسطینیوں کے خلاف کارپیٹ بامبنگ نہیں کر سکتے ہو۔ تو جو بائیڈن کہتے ہیں، میں نے اس سے کہا نیتن یاہو سے، تو نیتن یاہو نے مجھ سے کہا کہ اور تم نے جو جرمنی پہ بامبنگ کی تھی اور تم نے جو سیکنڈ ورلڈ وار میں نیوکلیر بم گرایا تھا، تو بائیڈن تھوڑا سا جھیپتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ اسی لیے تو ہم UN کے ساتھ جڑ گئے، یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ، تمہیں بھی اس کی بات ماننی چاہیے۔ نیتن یاہو اس مائنڈ سیٹ کا ہے کہ وہ امریکن پریزیڈنٹ سے یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے نیوکلیر بم گرایا تھا اور جرمنی کو تباہ کر دیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے ٹائم، اور ہم غزہ کو تباہ کر رہے ہیں یا بم ہی گرا دے تو کیا مسئلہ ہے؟ اپنے آپ کو امریکہ کے سانچے میں رکھ کر بات کرتا ہے اسرائیل کا پرائم منسٹر۔ خیر، he didn't do anything۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے، کیونکہ جو بائیڈن کی حکومت کہہ رہی تھی یا گھوم رہی ایڈورٹائز کرتے ہو کہ ہم نے غزہ میں سیز فائر کروایا ہے، ہم نے کروایا، جبکہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں حماس بھی تھینکفل ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کہا ہے he didn't do anything، اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے جو بائیڈن نے، اس کی حکومت نے۔ ٹرمپ نے بائیڈن کو لتاڑا ہے کہ تم کریڈٹ لے رہے ہو غزہ میں سیز فائر کو، تم کر کیا رہے تھے؟ تمہارے دورے صدارت میں جنگ شروع ہوئی، 1.5 سال سے چنڈو گانا چل رہا تھا، بند کروا دیں گے، بند کروا دیں گے۔ مئی میں تم نے ڈرافٹ تیار کروا دیا اور میری اوتھ سیرمنی سے ایک دن پہلے تم جنگ بند کروا رہے ہو۔ یہ دنیا نہیں دیکھ رہی ہے، ہم نے جنگ بند کروائی ہے۔ مسعود پزشکیان ایران کے صدر کل روس پہنچے، ولادیمیر پوتن سے انہوں نے بات کی اور ایک بڑی ڈیل سائن کی ہے ایران اور روس نے۔ ڈیفنس کا اور اکنامی کا اس پوری ڈیل میں زور ہے۔ آپ ہمارا ایک الگ ایپیسوڈ اس پر جا کر دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے بنایا ہے، جس میں ہم نے لکھا ہے کہ بھائی سلام کیا پزشکیان نے تو بولے وعلیکم السلام، یہ پوتن صاحب، اور پھر بڑی زبردست ڈیل جس سے ویسٹ میں ہلچل ہے، سر بھرتے آگے۔ NDTV کی خبر ہے اور خبر انٹرنیشنل ہے، روس سے ہی جڑی ہے۔ روس کی فوج میں یوکرین کے خلاف لڑتے ہوئے 12 انڈینز مار دیے گئے، 16 لاپتہ ہیں۔ یہ کرانتی ویر کون تھے؟ اگنی ویر تو نہیں ہو سکتے کیونکہ بھارت اپنی سینا بھیجے گا نہیں۔ یہ کرانتی ویر کون تھے جو سنہرے بھارت میں جہاں چڑیاں حق بھی سونا رہی ہیں، اس دور میں بھارت کو چھوڑ کے کہاں چلے گئے؟ کون سے پیسے کی لالچ میں چلے گئے؟ کہاں چلے گئے؟ کیوں چلے گئے انڈیا کو چھوڑ کر؟ جنگ لڑنے جہاں جانتے تھے بچنے کا چانسز کم ہے، کتنی ضرورت ہوگی؟ اتنی ضرورت میں انڈیا میں انہیں کوئی سہارا نہیں ملا۔ کوئی اسرائیل جا رہا ہے کسی کے کام کرنے جنگ کے ماحول میں، یا خدا بہتر جانے وہ جنگ بھی لڑ رہا ہے، کوئی یوکرین جا رہا ہے جنگ لڑنے۔ 16 لوگ لاپتہ ہیں، 12 مارے گئے ہیں۔ کینیا سرکار نے خود یہ رپورٹ دی ہے۔ یہ لوگ کیسے گئے؟ بھارت میں اتنا سورن کال چل رہا ہے، اس کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ مارننگ شو آپ دیکھ رہے تھے، امید کرتے ہیں ٹرانسپیرنسی سے خبریں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔